हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉन टैरिफ मेजर्स के बारे में। और नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होते हैं? तो देखिएगा, नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब है जहां पर कि आप टैक्स के माध्यम से जो है वसूली नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे मेजर्स हैं उनको आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो देखिएगा, जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं उनके अंदर सबसे खास बात क्या है कि जो यूनाइटेड नेशंस की जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड्स एंड डेवलपमेंट की 2010 के अंदर, उसमें इन पॉलिसीज़ मैटर्स के बारे में बात की गई थी, यानी कि नॉन टैरिफ मेजर्स के बारे में बात की थी। ये ऐसे मेजर्स हैं अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ्स दैट कैन पोटेंशियली हैव एन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन गुड्स, यानी कि जिनका भी जो है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। चेंजिंग क्वांटिटीज ट्रेडेड और प्राइस और बोथ, यानी कि जो क्वांटिटी ट्रेड होंगी वो या उनके प्राइस या दोनों के ऊपर जो है उसका असर जो है पड़ सकता है। तो देखिएगा, इस कड़ी के अंदर हमें ये देखना है कि ये जो मेजर्स हैं ये किस तरीके के होते हैं। तो देखिएगा, इसको जो है दो पार्ट में जो है डाला गया है। तो नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब है जहाँ पर कि हमने टैक्स से वसूली नहीं करनी है, बल्कि ऐसे मेजर्स को हमने दो पार्ट में जो है क्लासीफाई किया है। तो एक ऐसे मेजर्स हैं जो कि टेक्निकल मेजर्स हैं, यानी कि जहाँ पर टेक्निकलिटी है, और दूसरे ऐसे मेजर्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल हैं। देखिएगा, जो टेक्निकल मेजर्स हैं वो किस तरीके के हैं। जो टेक्निकल मेजर्स हैं वो इस तरीके के हैं जहाँ पर कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे संबंधित जो भी आप गुड्स जो ले रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स के अंदर क्योंकि दोनों मेजर्स के अंदर हम बात करेंगे, तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से संबंधित है, प्रोडक्शन प्रोसेस, दीज मेजर्स आर इंटेंडेड फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, food safety, environmental production, national security and protection of animal and प्लांट हेल्थ। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने जो आपके साथ बात की उसमें क्या चीज़ें हैं। देखिएगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। देखिएगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है कि उसमें कितना डेटा होगा, यानी कि आपके पास हार्ड डिस्क है उसके अंदर, यानी कि 32 जो है GB की जो है हार्ड डिस्क है, उसके अंदर 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके अंदर कौन सा वर्जन है, तो ये सब स्पेसिफिकेशन होते हैं जो क्वालिटी से संबंधित हो सकते हैं, उसकी सेफ्टी से संबंधित हो सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन से संबंधित हो सकते हैं कि वो बाद में जाके हमारे को कहीं पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं करेगा, या उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया तो नहीं है किसी प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है हार्म करे। तो इस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि देखिएगा आर्म्स के जो हैं, अगर वो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर आर्म्स को आप इंपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर, तो जो है उसके ऊपर भी आपको एक प्रेशर देखने के लिए मिलेगा कि वो उस आर्म्स का जो है मिसयूज़ ना हो जाए। तो इस तरीके के जो बहुत सारी जो मेजर्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर जो है शामिल होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो टेक्निकल मेजर्स के बाद जो दूसरे मेजर्स हैं वो है नॉन टेक्निकल्स। तो देखिएगा, जो नॉन टेक्निकल मेजर्स हैं उन नॉन टेक्निकल मेजर्स में आपने क्या देखना है। तो नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि शिपिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ हैं, ट्रेड के रूल्स हो सकते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं। तो इस तरीके की जो मेजर्स हैं उनको हम नॉन टेक्निकल मेजर्स कहते हैं। तो ये दो तरीके की जो मेजर्स हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अब इन दोनों मेजर्स को हम देखेंगे तो हम दोनों एंगल से जो है इसको देखेंगे। तो दोनों एंगल्स का मतलब है कि हम उसको एक्सपोर्ट के एंगल से भी देखेंगे और हम उसको इंपोर्ट के एंगल से भी देखेंगे। तो दो तरीके से जो है मेजर्स हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि हर कंट्री चाहती है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए और इंपोर्ट को घटाए, लेकिन देखिएगा एक्सपोर्ट कभी कभी बढ़ाना भी जो है नुकसानदायक हो सकता है। क्यों हो सकता है नुकसानदायक? इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो देश में ही कम है, अगर वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाएंगी तो हमारी कंट्री के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से जो मेजर्स हैं उन मेजर्स के अंदर हमें दोनों तरीके से देखने हैं कि हमें बढ़ाना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। इसी तरीके से इंपोर्ट के अंदर भी है, अगर जिन चीज़ों की हमें देश में ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमारी नेसेसिटी से संबंधित है, तो वो देखिएगा उनका जो इंपोर्ट है उनको स्मूथन किया जाता है। और जहाँ पर कि इंपोर्ट जो है हमें लगता है कि नेसेसरी नहीं है कंट्री के लिए, तो वहाँ पर देखिएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है हार्श जो है रूल्स लगाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम दोनों तरीके के मेजर्स की बात करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के एंगल से बात करेंगे। और मेजर्स में हम बात करेंगे पहले टेक्निकल मेजर्स की और फिर नॉन टेक्निकल मेजर्स की। और टेक्निकल मेजर्स जो है नॉन टैरिफ मेजर्स का जो है एक पार्ट है। तो देखिएगा, टेक्निकल मेजर्स क्या होते हैं। देखिएगा, टेक्निकल मेजर्स के अंदर क्या है। द टेक्निकल मेजर्स रेफर टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिएगा, वो प्रोडक्ट से जो संबंधित हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो सकती है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकती है। दीज मेजर्स आर इंटेंडेड for ensuring the product quality, food safety, environmental protection, national security and protection of animal
एंड प्लांट हेल्थ। तो देखिएगा ये सबसे संबंधित जो चीज़ें हैं ये वास्तव में एनवायरनमेंट से भी संबंधित है, फूड सेफ्टी से भी संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी से भी संबंधित है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम सब टेक्निकल मेजर्स के अंदर जो है कंसिडर करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर इन टेक्निकल मेजर्स के अंदर अगर हम बात करें तो टेक्निकल मेजर्स में दो तरीके की जो है चीज़ें आती हैं और ये दोनों आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखिएगा सबसे पहले है कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एसपीएस। तो एसपीएस जो मेजर्स हैं वो किस तरीके के मेजर्स हैं वो ध्यान से समझिएगा कि जो एसपीएस मेजर्स हैं वो एक ऐसे मेजर्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, एनिमल और प्लांट की जो है लाइफ अगर रिस्क में है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो इन चीज़ों से है, एडिटिव्स, पेस्ट, कंटेनमेंट्स, टॉक्सिन्स और डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो देखिएगा कुछ ऐसे एडिटिव्स हैं, पेस्ट हैं, कंटेनमेंट्स हैं, जहरीली वस्तुएं हैं या ऐसे डिजीज़ हैं जो कि यहाँ पर हमारी बायोडाइवर्सिटी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ज़रूरी है। देखिएगा अगर हम कोई ऐसी चीज़ें लाते हैं, ऐसे खिलौने आते हैं, अगर उनसे अगर बच्चे हमारे खेलते हैं तो उनको कोई बीमारी लग सकती है। तो कोई भी ऐसे टॉक्सिन्स उस प्रोडक्ट में से निकलते हैं जो कि हार्मफुल हैं। मान लीजिएगा आप ऐसा कोई मोबाइल लेते हैं, जिस मोबाइल को आप यूज़ करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अल्टीमेटली ऐसी जो चीज़ें हैं अगर वो यहाँ पर हम अलाउ कर दें तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगी कि हमारी सोसाइटी को जो है वो हार्म करेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनके अंदर कुछ प्रोविशंस जो है लगा सकती है, कुछ बैन कर सकती है, कुछ अलग क्वालिटी से संबंधित जो है मेजर्स ले सकती है या प्रोडक्शन प्रोसेस से संबंधित जो है मेजर्स ले सकती हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल के लिए, इंसानों के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए यानी कि प्लांट की लाइफ के लिए जो है नुकसानदायक हो सकते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे एडिटिव हैं, ऐसे पेस्ट हैं, कंटेनमेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं या ऐसे डिजीज़ पैदा कर सकती हैं जो कि हमारे को जो है बायोडाइवर्सिटी को जो है जो हार्म कर सकती हैं। तो अल्टीमेटली ऐसी चीज़ों के ऊपर जो भी एक्शंस गवर्नमेंट लेती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से संबंधित वो जनरली इंपोर्ट में लिए जाते हैं। तो ऐसे जो बैन्स हैं वो आप देखिएगा कि एसपीएस के अंदर यानी कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं उसके अंदर इसको काउंट करते हैं। तो बैन कर सकती है प्रोविजन ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टन गुड्स, प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम कंट्रीज अफेक्टेड बाय एवियन फ्लू। देखिएगा जैसे अभी स्वाइन फ्लू चला था पहले, उससे पहले एवियन फ्लू ये मुर्गियों से जो है होता था। तो अल्टीमेटली जिन कंट्रीज़ के अंदर एवियन फ्लू है वहाँ से अगर हम ऐसे आइटम्स मंगाएं जो कि यहाँ पर आके हमारी कंट्री के अंदर जो है पोल्ट्री फॉर्म से रिलेटेड यानी कि मुर्गी के दाने हो गए या मुर्गियों से संबंधित हो गए और मुर्गियों में वो बीमारी फैली हुई थी, अगर वो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी कंट्री में भी फैल जाए। जैसे देखिएगा अभी चाइना से शुरू में जब कोरोना वायरस आया तो चाइना से जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है इंपोर्ट नहीं कर रही थी। रीज़न ये था कि अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनकी कंट्रीज के अंदर भी जो है कोरोना वायरस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरीके की जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जब एवियन फ्लू चला था तो ये जो प्रोविजंस थे जिन जिन कंट्रीज़ में था वहाँ पर जो पोल्ट्री से जो भी इंपोर्ट आइटम्स होते थे पोल्ट्री से रिलेटेड उन सब पे बैन कर दिया था। उसके बाद दूसरे तरीके के ऑल मेजर्स गवर्निंग क्वालिटी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट, रेजिडुअल लिमिट्स फॉर पेस्टिसाइड्स इन फूड्स। तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो हाइजीन है उन स्टैंडर्ड्स पे वो खरा नहीं उतरते। तो एक पैरामीटर्स आप बना सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी का गुड्स होगा तो ही हम यहाँ पर अलाउ करेंगे। अगर वो यूज़ करने के बाद पोल्यूशन करता है या उसकी वेस्टेज को आप जो है उसकी जो रेजिड्यू है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स रहते हैं, उसका डिस्पोजल का जो है पैरामीटर्स जो है वो सेट नहीं है, वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे जो आइटम्स हैं उनके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि उसके ऊपर लिमिट लगा सकती है या उसको बैन भी कर सकती है। प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एसोसिएटेड कंप्लायंसेस असेसमेंट, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड टू रिड्यूस पैथोजेंस। तो अल्टीमेटली ऐसे जो आइटम्स हैं जो दूसरे देशों से आते हैं तो उन आइटम्स की प्रोसेस जैसे मीट या पोल्ट्री फॉर्म्स की जो प्रोसेसिंग है किस तरीके से करते हैं, कहीं गंदे तो नहीं है, या आप मान के चलिएगा कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसकी प्रोसेस में सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप क्या करेंगे जो है आप अलाउ नहीं करेंगे। देखिएगा जब आप लोग कहीं पर भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो फास्ट जिसने किया हुआ
हुआ है। तो अल्टीमेटली आप जाके उसको बताते हैं होटल के ओनर्स को, या जो आपको सर्व करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसको आप क्या बताते हैं? आप बताते हैं कि देखिएगा आज देखिएगा हमारे इनका फास्ट है, तो आप जो है प्याज वाला सामान नहीं देंगे, या पर्टिकुलर चीज़ें जो है आप नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली ऐसी जो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं की जाएंगी, तो वहाँ पर भी ये बात पूछी जाती है कि देखिए इसमें सफाई का ध्यान रखा गया है, नहीं रखा गया है। तो अल्टीमेटली आप एक स्टैंडर्ड्स बता देते हैं कि इस स्टैंडर्ड का है तो ही हम यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट बता रही थी कि इस पर्टिकुलर तरीके से जो है अगर इन कंप्लाइंसेस को प्रोडक्शन प्रोसेस में फॉलो किया होगा तो ही हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब दूसरे टेक्निकल बैरियर्स जो हैं उनकी बात हम करें तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अब जो टेक्निकल बैरियर्स हैं, तो टेक्निकल बैरियर्स क्या हो सकते हैं? देखिएगा टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं, अभी इंडिया के अंदर जब सामान आता है तो आप देखिएगा जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उनके साथ जो बैटरी चार्ज होने के लिए आती है, तो वो उस तरीके की पिन्स होती हैं जो इंडिया में अलाउ होती हैं। इंडिया में जिस तरीके की पिन्स है जो हम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप गफ़ार मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसे मोबाइल भी मिल जाएंगे जो यूएस से आते हैं, या इवन एप्पल के मोबाइल मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो चार्जर आपको मिलेगा वो यूएस वाली पिन का होगा और थोड़ा सस्ता भी आपको मिल सकता है। तो अल्टीमेटली वो जो आइटम्स हैं उसके साथ वो जो चार्जर है वो अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो चार्जर है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिकन सेट के साथ जो चार्जर आया है, क्योंकि वो ग्रे मार्केट के अंदर जो आपको मोबाइल मिल रहा है जो यूएस से जो है किसी अन्य प्रकार से जो है इंडिया में आया है, तो उसको आप यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली वो जो उसका जो चार्जर है वो आपके यूज़ का ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं उनकी साइज़ से संबंधित, उनकी शेप से संबंधित लेवलिंग, मार्किंग, पैकिंग जो है वो बता सकती है। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ मसाले खरीदेंगे तो वो किस पैकेज में आएंगे? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, एक किलो या आधा किलो। लेकिन बाहर से आपने माल मंगाया और उन्होंने कहा जी ये 130 ग्राम की जो है हमारे मसाले हैं, तो अल्टीमेटली वो स्टैंडर्ड्स हमारे यहाँ पे मेजर्स होता ही नहीं है। तो हम जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो शेप है वो आपको बतानी पड़ेगी कि किस शेप का आपने बनाना है। अब मान लीजिएगा कोई खाने की जो चीज़ है और उसकी ये शेप ऐसी बना दी कि जो हमारे किसी भगवान से मिलती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम उस चीज़ को तो अलाउ नहीं करेंगे। कोई ऐसा डिज़ाइन है जो आपत्तिजनक है वो आप मना कर देंगे, या साइज़ या शेप का डिज़ाइन या मार्किंग आप बताएंगे तो वो उसी के हिसाब से जो है होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड से अगर मैच करेगा तो ही वो सामान जो है आप अलाउ करोगे। तो अल्टीमेटली जो टेक्निकल बैरियर्स हैं वो फूड और नॉन फूड दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो मैंडेटरी रेगुलेशंस हैं उनको जो है फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड और टेक्निकल रेगुलेशन है डिफाइन जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट प्रोडक्ट शुड हैव सच एज इट्स साइज, शेप, डिज़ाइन, लेबलिंग, मार्किंग, पैकिंग, फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन मेथड्स एक्सक्लूडिंग मेजर्स कवर्ड बाय द SPS एग्रीमेंट्स। तो इस तरीके से ये जो भी मेजर्स मैंने आपके साथ बात की, तो ये सारे जो चीज़ें होंगी तो इनके हिसाब से जो भी शर्तें पूरी होंगी तभी आप जो है उस आइटम्स को ही इंडिया में अलाउ करेंगे। इसी तरीके से जो है इसके अंदर कंपलसरी क्वालिटी हो सकती है कि इस पर्टिकुलर क्वालिटी का ही माल होगा तो ही हम अलाउ करेंगे। ये प्राइस कंट्रोल भी हो सकता है कि भाई साहब ये जो शिपमेंट है इसके अंदर ये प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, इस कंट्री से अगर ये माल आ रहा है तो इस प्राइस से ज़्यादा जो है नहीं होगा। तो इस तरीके की जो मेजर्स हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं आपके टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो देखिएगा यहाँ पर नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आपने देखा कि नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर हमने बात की टेक्निकल मेजर्स की, और टेक्निकल मेजर्स में दो चीज़ें हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, और दूसरे हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अब इसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे तो है नॉन टेक्निकल जो है मेजर्स वो कैसे होते हैं। तो देखिएगा जो नॉन टेक्निकल मेजर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेजर्स हैं, और इनमें से किसी भी एक मेजर से आपको सवाल जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनमें से किसी भी एक से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कोटा। अब देखिएगा ये टेक्निकल मेजर्स नहीं है, ये नॉन टेक्निकल मेजर्स हैं। अब नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंपोर्ट कोटाज। अब ये इंपोर्ट कोटाज क्या है? ये इंपोर्ट कोटाज क्या है ये समझना है आपने सबसे पहले। देखिएगा इंपोर्ट कोटाज का मतलब है कि आपने कोटा जो है वो फिक्स कर दिया है। कोटा फिक्स करने का मतलब है कि आपने इतना जो सामान है वही आपने अलाउ किया, जो एक लिमिट है वो आपने सेट कर दी। उस लिमिट से ज़्यादा सामान आप जो है यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिएगा आप किस तरीके से इंपोर्ट को रोक रहे हैं या इंपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो जो मेजर्स हैं वो वास्तव में नॉन टेक्निकल मेजर्स हैं। तो जनरली यहाँ पर इंपोर्ट को रोका जाता है, यानी कि ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिससे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के बाज़ारों पर या जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है उस पर एडवर्स ना पड़े। तो सबसे पहला है इंपोर्ट कोटास। तो देखिएगा जहाँ से भी माल आ रहा है वहाँ पर आपने कोटा फिक्स कर दिया कि देखिएगा जो कोटा होता है कि इतने से ज़्यादा सामान नहीं आएगा। डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन इज स्पेसिफिक दैट ओनली सर्टेन फिजिकल अमाउंट ऑफ गुड्स विल बी अलाउडेड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजली 1 ईयर। तो जनरली आपने कह दिया कि 10,000 मीट्रिक टन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आप ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, तो जो इंपोर्ट है वो कितना हो सकता है, 10,000 मीट्रिक टन। अब ये कोटा ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए हो, या हो सकता है कि वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हो उन सब के लिए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सब के लिए अलग अलग कोटा हो। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एन इम्पोर्ट कोटा इंटरफेरेंस विद द मार्केट प्राइस इनडायरेक्टली। तो अगर ये कोटा हमने फिक्स कर दिया तो क्या होगा कि जितनी सप्लाई हमें इंडिया में चाहिए जो हमारे यहाँ के प्राइस पर इम्पैक्ट ना करे उतना ही हम एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं। एन इम्पोर्ट कोटा एट ऑल द टाइम रेजेस द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। अगर इम्पोर्ट कोटा जो होगा अगर वो कम है तो उससे क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो चीज़ें फ्रीली जो है अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक प्राइस के अंदर जो है इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइजेस ज़्यादा होंगे, वो कम तो होंगे नहीं क्योंकि अनलिमिटेड तो आएगा नहीं। तो इसलिए जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके जो प्राइस हैं वो नॉर्मली ज़्यादा होंगे अगर आपने इम्पोर्ट कोटा लिया तो। दूसरा मेजर है प्राइस कंट्रोल मेजर्स। अब प्राइस कंट्रोल मेजर में क्या करती हैं गवर्नमेंट्स, तो देखिएगा प्राइस कंट्रोल मेजर व्हेन द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स आर लोअर। अगर गवर्नमेंट को पता है कि प्राइस जो है उसका लोअर है, देन द प्राइस कंट्रोल्स आर टेकन टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। अगर वो चीज़ें इंडिया में आ जाएं और जो चीज़ें सस्ती आ जाएं और इंडिया में वो चीज़ें महंगी हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो इंडिया का जो बिजनेसमैन है, इंडिया का जो प्रोड्यूसर है, उसको उस कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो जो प्राइस इंपोर्टेड किए जा रहे हैं उनका प्राइस गवर्नमेंट हाई फिक्स कर देती है कि इससे कम रेट पर नहीं आएगा। अब इससे कम रेट पर नहीं आएगा तो उन्हीं प्राइस के ऊपर जो है आपको माल लेना पड़ेगा। अब वो जो प्राइस आपने फिक्स कर दिए तो उस प्राइस से नीचे माल जो है इंडिया में तो सेल होगा नहीं, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट ऐसे मेजर्स करती है कि उस प्राइस तक ही जो है माल आएगा। अगर उस प्राइस से सस्ता माल है तो उसको इंडिया में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज ए पैरा टैरिफ मेजर्स एंड इंक्लूड मेजर्स दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स इन ए सिमिलर मैनर बाय ए फिक्स परसेंटेज और बाय ए फिक्स्ड अमाउंट। तो गवर्नमेंट कह देती है कि इतना जो है अमाउंट आपको जो फिक्स है उससे नीचे जो है माल नहीं आएगा। तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बताए थे कि जो भी इंपोर्ट होगा वो इतने रुपए से कम पे नहीं होगा। तो ये जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है इसकी वजह से वो जो सामान है वो उतना ही आ पाएगा जो उस रेट से अफेक्ट होता हो। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिएगा सल्फ़र के रेट इंडिया के अंदर 10,000 रुपये पर मीट्रिक टन है और विदेश से आ रहा है 6,000 रुपये मीट्रिक टन, तो क्या होगा कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो असर करेगी, क्योंकि अगर 6,000 रुपये मीट्रिक टन आएगा तो अल्टीमेटली इस मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट कह देगी कि केवल वो सल्फ़र आएगा जिसका प्राइस 10,000 मीट्रिक टन होगा। तो 10,000 रुपये मीट्रिक टन से नीचे वाला माल जो है नहीं आएगा, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस या ड्यूटीज़ लेगी वो भी इस हिसाब से लेगी कि उसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये हो जाए। तो उसके लिए ड्यूटीज़ वाले जो मेजर्स हैं वो भी साथ में इसके साथ अटैच किए जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर डिफरेंस होगा तो गवर्नमेंट डिफरेंस की को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी जो ड्यूटीज़ मेजर्स हैं उनको भी जो है इसके साथ कंबाइंड करेगी। उसके बाद है नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस एंड प्रोविजंस। अब देखिएगा जो आइटम्स आप मंगा रहे हैं उनके लिए आपने नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस दे दिया, यानी कि लाइसेंस तो इम्पोर्टर के पास है कि भाई आप चीज़ मंगाएंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है। जब भी आप कोई सामान मंगाएंगे तो गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी हाँ जी मेरे पास ये लाइसेंस है, मैं ये वाला सामान मंगाना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट देखेगी कि उसके अंदर वो क्या हमारे को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दीज मेजर्स आर नॉर्मली एम्ड व्हेन लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड रिगार्डलेस वेदर दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज और फ्रॉम वन पर्टिकुलर सप्लाई। चाहे वो एक जगह से आ रही हो
चाहे दूसरी जगह से बहुत कंट्री से आ रही हो। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक मेजर लेती है कि ऑटोमेटिक नहीं है कि कोई भी आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है तो आप कुछ भी सामान कितना भी मंगाओ। तो आप क्या कर सकते हो कि नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस दे देंगे कि जो भी सामान होगा वो एक पर्टिकुलर लिमिट से जो है ज़्यादा इंडिया में नहीं आएगा। दीज मेजर में टेक इन द फॉर्म ऑफ नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस और थ्रू कंप्लीट प्रोविजंस। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है लाइसेंस के अंदर आपको ऑटोमेटिक होता तो आप क्या करते, आप सीधा सीधा उस सामान को मंगा लेते और कस्टम में क्लियरिंग करा लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको जो है ऑटोमेटिक लाइसेंस नहीं है। तो ऑटोमेटिक लाइसेंस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी माल आप लेके आओगे उसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है सामान इंडिया में उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की को नहीं लेके आ पाएंगे। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में भी अलाउडेड ओनली फॉर डिक्शनरी लाइसेंस बाई इम्पोर्टिंग द कंट्री इंडिया प्रोविड इम्पोर्टर एक्सपोर्ट्स ऑफ आर्म्स। तो जैसे आर्म्स हैं वो नहीं आएंगे, मैंने आपको बताया गोला बारूद आएंगे तो वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेंगे कंट्री को। रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम और टू इराक ऑल्सो प्रोविड्स मैनी आइटम्स मोस्टली एनुअल ओरिजिन्स अंडर द 60 एग्जिम कोड्स। तो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो गवर्नमेंट जो है उनको अलाउ नहीं करती है। उसके बाद फाइनेंशियल मेजर्स। अब फाइनेंशियल मेजर्स में क्या करेगी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट फाइनेंशियल मेजर्स में क्या करेगी कि फाइनेंशियल एक्शंस लेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मेजर टू इंक्रीज द इम्पोर्ट कॉस्ट बाय रेगुलेटिंग द सेस टू एंड द कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स एंड डिफाइन द टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो ये कह सकती है गवर्नमेंट कि देखिएगा कि जो भी कॉस्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स इज टू इंक्रीज इम्पोर्ट कॉस्ट, यानी कि इंपोर्ट करने वाले की कॉस्ट बढ़ जाए, इस तरीके की जो है मेजर्स गवर्नमेंट लेगी। तो अगर इंपोर्ट करने की कॉस्ट अगर इंक्रीज कर जाए तो वो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये कह सकती है कि जो भी सामान आपने इंपोर्ट करना है, जो भी सामान आपने इंपोर्ट करना है उसकी एडवांस पेमेंट की रिक्वायरमेंट कर दें। दूसरा ये कर सकती है कि बहुत सारी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज है तो उन फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिएगा जैसे आप चाइना से सामान मंगा रहे हो तो कहेंगे चाइनीज़ करेंसी नहीं चलेगी, आपको डॉलर लेके आने पड़ेंगे फॉर इम्पोर्ट्स और फॉर गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम सर्टन कंट्रीज़। तो यहाँ पर क्या हो सकती है, एक तो एडवांस पेमेंट की शर्त कर सकते हैं कि आपको जो है एडवांस पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी आप सामान ला रहे हो उसका एडवांस पहले सरकार के पास जमा करना पड़ेगा, फिर सरकार उस पार्टी की पेमेंट कर देगी। दूसरी बात यह कि जिस कंट्री से आप सामान ला रहे हो उस कंट्री की करेंसी नहीं चाहिए, उसके बदले में डॉलर की जो है करेंसी होगी। तो डॉलर में आपको या कुछ और दूसरी करेंसी में आपको सामान लेना पड़ेगा। तो जिस भी कंट्री से आप चाहते हो कि जो है सामान ना आए तो उस कंट्री की जो है करेंसी को आप एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो। तो आप कहते हो कि दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो आप दे दीजिए। तो करेंसी से रिलेटेड जो है रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं और एडवांस की जो है डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन। अब ऐसे भी चीज़ें कर सकती हैं कि जो कंपटीशन जो है उसको ख़त्म कर दें। तो इस मेजर्स के अंदर दीज मेजर्स आर एम ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव स्पेशल प्रेफरेंस और प्रिविलेजेस टू वन और मोर ए फ्यू लिमिटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। आप ये कह सकते हैं कि जी देखिएगा ये जो सामान आएगा ये सब ला ही नहीं सकते, ये केवल वो लोग लेके आ पाएंगे जो कि पर्टिकुलर क्लास के, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के अंदर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ जो पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो है काम करते हैं वही केवल जो है उसको इंपोर्ट कर पाएंगे, दूसरे जो है नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि अगर आपको कुछ ऐसे आइटम्स मंगाने हैं जो कि एक्सप्लोजिव हैं, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो यहाँ पर जो फोर्जिंग का काम करती हैं, जो माइनिंग का काम करती हैं, केवल वही कंपनियां इंपोर्ट कर पाएंगी, वो दूसरे नहीं कर पाएंगी। तो अल्टीमेटली जो है गोला बारूद तो इंडिया में खैर अलाउ ही नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अलाउ कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा। तो होगा क्या कि हर आदमी उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसमें यह भी हो सकता है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट कर पाएंगी या स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वही कर पाएंगी। इट में इंक्लूड गवर्नमेंट इम्पोज स्पेशल इंपोर्ट चैनल्स और एंटरप्राइज एंड कंपलसरी यूज़ ऑफ नेशनल सर्विस। और ये भी कह सकते हैं कि आपको जो भी सामान आएगा वो नेशनल सर्विसेज से आएगा, यानी कि जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसी के शिप में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। या आपको एयर इंडिया की शिप से ही प्लेन से ही लाना है, बाकी किसी से नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो शर्तें हैं वो भी आप लगा सकते हैं। स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड में ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू इम्पोर्ट वीट। तो जैसे नाबार्ड है, नेफेड है, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी हेल्प से ही आप ले क्या पाओगे। तो आपकी जैसे कि इस तरीके के नाबार्ड से अगर फाइनेंसिंग होगी तो ही आप लाओगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये इस तरीके के मेजर्स हैं जहाँ पर कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं या गवर्नमेंट जिनको अप्रूव करे केवल वही लोग जो है यहाँ पर
जो है माल को लेके आ पाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो सकती है कि जो सामान है वो केवल गवर्नमेंट ही खरीदेगी, कोई दूसरे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में इंटरफेरेंस विद द ट्रेड इफ दे इन्वॉल्व्स मैंडेट दैट द होल और ऑफ ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट परचेज शुड बी from the domestic firms rather than the foreign firms despite higher prices than the similar foreign suppliers। अब ये भी हो सकता है कि जब आप कोई सामान ले रहे हो तो आप कह सकते हो कि उसका जो सामान है वो जो गवर्नमेंट ने के जिनसे बोलेगी उनसे सामान आपको लेना है, डोमेस्टिक फर्म से सामान लेना है आपने। तो जब डोमेस्टिक फर्म से सामान लेना है तो आप डोमेस्टिक फर्म से सामान लेंगे तभी आप विदेश से मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी ये मैंडेट कर सकती है कि आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है डोमेस्टिक फर्म से लेंगे तभी आप विदेश से सामान मंगा पाएंगे, अदरवाइज आप सामान नहीं मंगा पाएंगे। जैसे अभी देखिएगा चाइना के साथ है, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, चाइना के साथ जब से टसल चल रही है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी टेंडर्स होंगे वो चाइनीज़ फर्म को नहीं होंगे। तो एक क्या है, एक्सेप्टिंग द पब्लिक टेंडर्स, गवर्नमेंट में गिव प्रेफरेंस टू द लोकल टेंडर्स रादर देन ए फॉरेन टेंडर्स। तो अल्टीमेटली ये कह सकती है कि जी हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं केवल उन्हीं को जो हम ठेका देंगे, फॉरेन के टेंडर्स नहीं हम अलाउ करेंगे। या ये कह सकती हैं कि जो सामान अगर किसी प्रोजेक्ट में लगेगा वो 80% इंडिया में प्रोड्यूस हुआ लगेगा, जो है बाकी 20% बाहर का लग सकता है। तो जो भी सामान इंडिया में आएगा आप जो भी यूज़ करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बोल सकते हैं कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन में सामान लगाएंगे, जो भी मशीनरीज लगेंगी 80% मशीनरीज ऐसी होंगी जो इंडिया में प्रोड्यूस है, 20% मशीनरी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से जो है आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद है ट्रेड रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेजर्स। अब ट्रेड रिलेटेड मेजर्स में क्या है, देखिएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दीज मेजर्स इंक्लूड द रूल्स ऑफ लोकल content requirement that mandate a specific fraction of final goods should be produced domestically। आप ये शर्त लगा सकते हैं कि जो भी सामान आप यहाँ पे बेचेंगे उसका इतना % माल जो है यहीं पे बनना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने जो MI के जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं तो उसके ऊपर शर्त लगा दी थी कि देखिएगा 20% जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनने चाहिए, तभी आप जो है MI का मोबाइल इंडिया में बेच पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट to use certain minimum levels of locally made components, 25% of the component of automobiles to be sold डोमेस्टिकली। जैसे BMW गाड़ी जो है इंडिया में बनती है या मर्सिडीज़ बेंज बनती है तो वहाँ पर शर्त लगा सकती है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, जो भी एंसेलरीज़ हैं, ऑटो एंसेलरीज़ हैं, जो भी ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स हैं वो 25% जो है इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगे तभी आप बना पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन द लेवल ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स, लिमिटिंग द परचेज और यूज़ ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ एन अमाउंट रिलेटेड टू द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स। तो ये भी कह सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बल्कि मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से कह सकते हैं कि देखिएगा कि यहाँ पर जो भी फर्म यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगी उसका जो है 25% जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएगी, 75% कर पाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारे यहीं पर एक कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, तो वो ज्वेलरी जो है इंडिया से बाहर सेल करती है। तो वो गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि जो भी आपकी ज्वेलरी की सेल है उसका 75% वैल्यू ही जो है गोल्ड इंपोर्ट कर पाएंगे। या गवर्नमेंट ये भी शर्त लगा देती है कि जो भी आप गोल्ड इंपोर्ट करेंगे उसको आप ज्वेलरी बना के इंडिया से बाहर सेल करेंगे। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या होगी कि उसकी वजह से जो गोल्ड आप ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो गवर्नमेंट लगा सकती है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस आर लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री इन्वॉल्विंग एडिशनल लाइसेंस और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। या ऐसा भी उसे दीज में रिलेटेड टू जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्शन एज टू द टाइप ऑफ एजेंट्स हु मे रीसेल। तो देखिएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि जो भी सामान आप लेके आएंगे वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सेल होगा, पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं होगा, केवल ऐसी जगह पर सेल होगा जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ है। यानी कि आप लाइसेंस को दे रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि एक सर्टन सर्टिफिकेशन जो है आप मांग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी शर्त लगा सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ऐसे फ्रूट्स मंगा रहे हैं जो जनरली इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते हैं या उस सीजन में प्रोड्यूस नहीं होते, तो वो केवल उन्हीं दुकानों के थ्रू सेल किए जाएंगे जिनके पास रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज़ हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज़ हैं, आप केवल उन्हीं के पास सप्लाई कर पाएंगे, तो आप सामान जो है कम मंगाएंगे, क्योंकि सबके पास तो सब्जी वालों के पास रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी होगी नहीं। तो ये इस तरीके की जो लिमिटेशंस हैं वो इसके अंदर आती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो सकती है। दीज में रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्शन इज द टाइप ऑफ एजेंट हु मे रीसेल।
तो आप जैसे मैंने एजेंट की बात की कि जिसके पास रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज़ होगी वही सेल कर पाएंगे। जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है कि जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस में ऐसी हो सकती है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अब उसमें कोई भी पैकिंग आ रही है, अगर उस पैकिंग का डिस्पोजेबल जो है आइटम्स है उसको रिसाइकल करने की फैसिलिटी ना हो जिस शहर में, उस शहर में वो जो है आइटम नहीं आएगा। तो जैसे मान लीजिएगा प्लास्टिक की बोतल में कोई सामान आ रहा है तो गवर्नमेंट जो है बैन लगा सकती है कि जहाँ पर प्लास्टिक की बोतल रिसाइकल करने की फैसिलिटीज़ केवल उन्हीं सिटी के अंदर वो माल बिकेगा। तो यहाँ पर जो है जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। देखिए एक एग्जांपल, रिस्ट्रिक्शन दैट द इंपोर्टेड फ्रूट्स में बी सोल्ड ओनली थ्रू आउटलेट्स हैविंग द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़, तो ऐसे शोरूम के साथ जो है बिकेगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज, गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, पोस्ट सेल सर्विसेज यानी कि जो सेल सर्विसेज है, मान लीजिएगा आप जो सामान बेचते हैं उसके बाद की जो सर्विसेज है वो केवल इंडिया के लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं वही होंगे। जैसे कि आप मान लीजिएगा एमआई का मोबाइल लेते हैं या एप्पल का मोबाइल लेते हैं तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं कि इसकी जो सर्विस है वो इंडिया के लोग ही करेंगे। या कुछ ऐसी चीज़ें जो मशीनें हैं हो सकती हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री से मान लीजिएगा एयर कंडीशंस आते हैं तो आप ये शर्त लगा सकते हैं कि जो एयर कंडीशंस है उसकी इंस्टॉलेशन इंडिया के अंदर ही होगी, यानी कि इंडिया के लोग ही उसको इंस्टॉल करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे। उसकी आफ्टर सेल सर्विस ख़राब होगा तो वो इंडिया के लोग ही करेंगे। तो प्रोड्यूसर में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस फॉर एक्सपोर्टेड गुड्स इन द इंपोर्टिंग कंट्रीज, तो जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज है वो लगा सकती है इस तरीके की। द सच सर्विस में बी रिवर्स टू लोकल सर्विस कंपनीज ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्रीज, तो जो लोकल कंपनीज हैं उनको काम मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के अंदर क्या है कि वो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कॉस्ट है उनको बढ़ा दें। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी फीस है, जैसे आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो लाइसेंस बनवाने की फ़ीस अगर 500 रुपये है तो आप जो है जाओगे, चलो जी मैं लाइसेंस बनवा लेता हूँ, लेकिन लाइसेंस की फ़ीस अगर 5,000 रुपये है तो आप सोचोगे यार जब पहले 5,000 रुपये इकट्ठा करता हूँ तब लाइसेंस बनवाने जाऊँगा। अगर वही 25,000 रुपये हो तो थोड़ा सा और डिले कर सकते हो। तो सिंपल सी बात ही, अगर 500 रुपये होगी तो जिस दिन आपके 18 साल उम्र होगी उसी दिन आप लाइसेंस बनवाने चले जाओगे। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जब आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें इस तरीके से या तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा देती है या पेपर वर्क बढ़ा देती है कि ये वाला पेपर लाओ, ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे पास कराइएगा, यानी कि लाल फीताशाही जो है हो जाए। तो आप उसके जो है 6 या 7 जगह जो है उसकी अप्रूवल लगा दें कि भाई इंडिया में जो माल आएगा वो 7 जगह से अप्रूव होगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स विच आर मैंडेटरी फॉर इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स विल इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। The domestic import competing industry gain by such non-tariff measures। इसके बाद देखिएगा रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब ये रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है? रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि गवर्नमेंट जर्न कंट्री से आप जो है माल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके नेशनल सोर्स को पूछोगे कि भाई साहब आपका ये ओरिजिनली कहाँ से माल आ रहा है। मान लीजिएगा अब इंडिया के अंदर माल है, अब हम चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बैन कर दिए, अब चाइना के वही प्रोडक्ट मान लीजिएगा कि ताइवान के रूट से इंडिया में आ जाए, तो अगर ताइवान से जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उससे पूछोगे भाई साहब इसका ओरिजिनल सोर्स बताइए, प्रोडक्ट का कहाँ का है, उसके प्रूफ दीजिए। तो आपको ओरिजिनल सोर्स बताना पड़ेगा उसका। तो अगर जो भी कंट्री उस चीज़ को भेज रही है तो उसके लिए पेपर वर्क बढ़ जाएगा, उसके मार्क लगाना पड़ेगा कि इस कंट्री में आइटम प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इन चीज़ों से भी जो है इंपोर्ट जो है रुक जाएगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन्स आर द क्राइटेरिया नीडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट ओरिजिनली बना कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल ऑब्स्टेकल्स अकर इन द होम कंट्रीज फॉर मेकिंग अवेलेबल सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ गुड्स। और उस कंट्री का भी सर्टिफिकेशन लाइए जहाँ पे बना है, स्पेशली व्हेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। और ये समस्या वहाँ आती है जहाँ पे उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग बने और बाद में कहीं पर उसको असेंबल किया गया है। तो आप ये पूछ सकते हो कि ये सारे पार्ट्स कहाँ कहाँ से कौन कौन सी कंट्री से बन के आए हैं। तो इस तरीके के अगर रूल्स लगा दोगे तो अल्टीमेटली जो है इंपोर्टर को जो है मुश्किल हो जाएगी। सेफ गार्ड मेजर्स, दीज आर इनिशिएटेड बाय द काउंटर मेजर टू रिस्ट्रिक्ट imports of product temporarily if domestic interest is injured or threatened with serious injury caused by a surge in imports। और कभी हमें लगता है कि अगर इस कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे को जो है सीरियसली जो है इंजरी करेगा हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि जो चीज़ पहले से ही हमारे यहाँ पे फार्मर्स के पास है
और उन फार्मर्स का सामान नहीं बिकेगा, और वो चीज़ भी अगर इंपोर्ट भी कर ली हमने तो बाज़ार में और सस्ती हो जाएगी, तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको जो है डैमेज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस तरीके की जो है टेम्परेरीली जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि भाई ये जो है हमारे बिज़नेस के लिए जो है थ्रेटन कर रहा है इंडिया के बिज़नेस के लिए, तो जब वो सीरियस इंजरी अगर कर रहे हैं तो इंपोर्ट जो है उसको बैन कर दिया जाता है टेम्परेरीली, तो उसको सेफगार्ड मेजर्स बोलते हैं। उसके बाद है एम्बार्गोज। तो ये देखिएगा एम्बार्गोज क्या होता है। एम्बार्गोज जो है एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको बैन कर देती है। किस वजह से? इस वजह से कि वो या तो हमारी हेल्थ के लिए जो है एडवर्स इफेक्ट है, या हमारे रिलीजन के लिए, या हमारे सेंटिमेंट के लिए। तो देखिएगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं पर भी बॉर्डर पे जो टेंशन हो जाती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है बैन कर देते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो हमारे को सूट नहीं करते। या नवरात्रों के दौरान जो है गवर्नमेंट बैन कर सकती है क्या, कि देखिएगा कि जब तक नवरात्रि चलेंगे आपके, तो नवरात्रों के दौरान जो है आप नॉन वेज फूड का जो है इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पॉलिटिकल रीज़न से भी हो सकती हैं, अदर रीज़न से भी हो सकती हैं, हेल्थ के रीज़न से भी हो सकती है। जैसे कि अभी देखिए कोरोना वायरस है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट पे बैन लगा सकती है नॉन वेज आइटम्स पे, क्योंकि देखिएगा वायरस आने का डर है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसा किया भी था कि जो हमारे यहाँ पे सी फूड जो दूसरी कंट्री में जाते हैं जनरली यूरोपियन कंट्री में, तो उन कंट्रीज़ ने बैन कर दिए थे इंडियन प्रोडक्ट्स को कि भाई नहीं, अभी नहीं लेंगे जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है। An embargo is a total ban of imposed by the government on import or export of some or all the commodity to a particular country or region for a specified or indefinite periods. तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी हो सकता है, परमानेंटली भी। दिस मे बी डन ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन और अदर रीजन सच एज द हेल्थ, रिलीजियस और सेंटिमेंट्स। तो इस तरीके की जो मेजर्स हैं जो मैंने आपके साथ बात की है। इसके बाद अगर अगला सवाल बात करेंगे कि जो हमने सबसे पहला देखा था कि कोटा कितने तरीके का होता है, तो अब हम बात करेंगे कि कोटा कितने तरीके का है। तो कोटे के ऊपर हम बात करेंगे कि कोटा कितने तरीके का, इस पर सवाल भी आ सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, जो टाइप्स ऑफ कोटाज हैं उसमें सबसे पहला कोटा है बाइंडिंग कोटा। देखिएगा बाइंडिंग कोटा क्या होता है। जब हम किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं तो हम कोटा फिक्स कर सकते हैं कि इतने से ज़्यादा सामान नहीं आएगा। तो बाइंडिंग कोटा एक ऐसा कोटा होता है जो टिपिकली जो है सेट किया जाता है बिलो द फ्री ट्रेड लेवल्स। तो आपको मैंने बताया था कि जो फ्री ट्रेड कंट्रीज़ हैं जिन पे कोई रोक टोक नहीं है, तो जो फ्री ट्रेड के जो लेवल्स हैं ऑफ इम्पोर्ट यूजली एनफोर्स्ड बाय इशूइंग लाइसेंस। तो जो भी आपने फ्री ट्रेड के लिए जो है आवाजावी के लिए जो आपने कोटा फिक्स कर रखा है, ये उस कोटे से नीचे होता है। बाइंडिंग कोटा इज ए कोटा दैट टिपिकली सेट बिलो द फ्री ट्रेड लेवल्स। तो जो फ्री ट्रेड लेवल्स होते हैं उसमें आवाजावी रहती है कि भाई साहब आप इतना जो है माल बेच सकते हैं। तो जिस कंट्री के साथ बाइंडिंग कोटा होता है वो उससे कम होगा। तो देखिएगा, मान लीजिएगा आप 1000 टन फिश जो है मंगा सकते हैं, 1000 टन का पूरा कोटा है, और हमारा बाइंडिंग कोटा हमने रख दिया कि श्रीलंका से हमारे पास जो फ़िश है वो 300 टन से ज़्यादा नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली किसके नीचे होगा? इस कोटे के जो फ्री ट्रेड लेवल है वो 1000 टन है। किसी भी कंट्री से जो है हम कितना मंगा सकते हैं? 1000 टन। और श्रीलंका से हमने जो है फिक्स कर दिया कि 300 टन है। तो अल्टीमेटली ये किससे नीचे? जो फ्री ट्रेड का लेवल है उससे नीचे 300 टन। नॉन बाइंडिंग कोटा इज ए कोटा दैट इज सेट और अबव द फ्री ट्रेड लेवल ऑफ इंपोर्ट। और किसी कंट्री के साथ हमने क्या कर दिया कि देखिएगा, हमने नॉन बाइंडिंग कोटा, हमने कोटा तो फिक्स किया हुआ है 1000 टन, लेकिन हमने किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया हुआ कि तुम कितना ही भेजो, तुम्हारे लिए कोई कोटे की शर्त नहीं है, राइट। तो ए नॉन बाइंडिंग कोटा इज ए कोटा दैट इज सेट एट और अबव द फ्री ट्रेड लेवल। या तो इस 1000 के ऊपर ये पूरा का पूरा भी तुम दे सकते हो, या इसके ऊपर भी हम अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट कोटा, दीज लिमिट्स आर क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू ए स्पेसिफाइड लेवल ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जनरली 1 साल होता है। तो दीज लिमिट्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू ए स्पेसिफाइड लेवल ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एंड द इंपोर्ट कैन टेक प्लेस एनी टाइम ऑफ द ईयर। नो कंडीशन इज अटैच्ड टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिएगा, आपने ये बोला कि हम आपसे 4000 टन वीट ले सकते हैं, 4000 टन जो है वीट जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे आपको किसी भी महीने में लाएं, किसी भी साल के दौरान, किसी भी महीने के अंदर कोई पीरियड फिक्स नहीं कर रखा है, कोई बाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है कि दीज लिमिट्स आर क्वांटिटी ऑफ एन इंपोर्ट्स to a country specified level during a specified period of time and the import can take place any time of the year. No condition is attached to the country of origin of the product. तो कोई और जो है शर्त वहाँ पे नहीं है।
उसके बाद है टैरिफ रेट कोटा। तो देखिएगा टैरिफ रेट कोटा का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, व्हेन द कंट्री लोकेशन इज स्पेसिफाइड ए फिक्स्ड वॉल्यूम और वैल्यू द प्रोडक्ट मस्ट ओरिजिनेट इन वन और मोर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो कोटा है यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर नहीं है बल्कि किसके अंदर है, मॉनेटरी वैल्यू के अंदर है। तो अगर आपने कोटा फिक्स कर दिया टैरिफ रेट कि भाई इतने रुपए का जो टोटल टैरिफ है वहां तक की वैल्यू आप जो है लाएंगे या इतने रुपए का वॉल्यूम, तो अल्टीमेटली आपने टैरिफ रेट भी साथ में अटैच कर दिया। व्हेन द क्वांटिटी लोकेशन इज स्पेसिफाइड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, एक या तो वॉल्यूम है साथ में और साथ में क्या रख दिया, इतने रुपए से ज़्यादा की वैल्यू फ्रॉम वन और मोर कंट्रीज, और सारी कंट्रियों से मिला के एक कोटा ऑफ 1000 टन ऑफ फिश दैट कैन बी इम्पोर्टेड एनी टाइम ड्यूरिंग, बट वेयर द 750 टन्स मस्ट ओरिजिनेट कंट्री ए एंड 250 टन्स फ्रॉम कंट्री बी। अब 750 अगर कंट्री ए से कर दिया और कंट्री बी से कितना कर दिया, 250, तो अल्टीमेटली ये जो कंट्री है 750 से ज़्यादा जो है नहीं बेचेगी, और इसके साथ जो है वैल्यू भी जो है अटैच कर दी जाती है, और इसके अलावा जो और कोटाज भी होते हैं। उसके बाद देखिएगा अगली बात हम आपके साथ करेंगे कि जब इंपोर्ट कोटा इज सेट बिलो द फ्री ट्रेड लेवल। तो देखिएगा ये फ्री ट्रेड लेवल वाला जो कोटा है, ये मैंने आपके साथ बात की, ये कौन सा वाला कोटा है, तो ये कुछ नहीं है, ये बाइंडिंग कोटे की ही बात हो रही है, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट विल बी रिड्यूस, इससे क्या होगा कि अमाउंट जो इंपोर्ट होगा वो रिड्यूस होगा, फ्री ट्रेड लेवल से नीचे होता है ये। ए रिडक्शन इन इंपोर्ट विल बी लोअर टू द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड रेज द डोमेस्टिक प्राइस। और जब ये कोटा फिक्स होगा तो अल्टीमेटली जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपनी मनमानी से जो है ऊपर के जो प्राइस ले सकती है। तो अगर कम सप्लाई आएगी तो सबके पास वो माल ही नहीं पहुंच पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो अपने मन चाहे प्राइस फिक्स कर सकती है। अब उसके बाद है कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट इन द इंपोर्टिंग कंट्री विल वर्स ऑफ बिकॉज द इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस of both imported goods and the domestic substitute reduce consumer surplus in the market। तो जो consumer of the product है in the importing country will be worse off because the increase in the domestic price of both imported goods and the domestic substitutes reduce consumer surplus in the market। तो ultimately इनके जो प्राइस, क्योंकि अगर माल कम आएगा तो रेट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रोड्यूसर इन द इंपोर्टिंग कंट्री आर बेटर ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ द कोटा। कोटे की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसको पर जो है अच्छे प्राइस उसको मिल पाएंगे। अगर कोटा नहीं होता, ज़्यादा माल अगर इंडिया में आया था तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उसको फ़ायदा नहीं होता। देखिए ये तो थे इंपोर्ट रिलेटेड मेजर्स जो मैंने अभी आपके साथ बात की। अब कुछ मेजर्स हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। अब देखिएगा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंपोर्ट वाले मेजर्स या एक्सपोर्ट वाले मेजर्स में से एक आना है। इंपोर्ट में तो इतने सारे पढ़ने हैं, एक्सपोर्ट में थोड़े से हैं। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स दो तरीके से ध्यान से समझिएगा कि एक्सपोर्ट कुछ चीज़ों को तो हम बढ़ाना चाहते हैं और कुछ चीज़ों का नहीं बढ़ाना चाहते। तो ध्यान रखिएगा दोनों तरीके के मेजर्स होंगे एक्सपोर्ट के अंदर भी, कि जहाँ पर हम बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, कंसेशन कर देंगे, और जिन चीज़ को हम घटाना चाहते हैं वहाँ पे हम उनको बैन कर देंगे या हायर टैक्सेस लेंगे। तो आप सोच रहे हो एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों लेते हैं? देखिए एक्सपोर्ट पे टैक्स हम ये लेते हैं जो चीज़ हमारी कंट्री में कम है, अगर वो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो होगा यही कि जो चीज़ हमने एक्सपोर्ट कर दी वो बाद में हमें महंगी मिलेगी। जैसे आप देखते प्याज, पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाद में उसी को 2 गुना कीमत या 3 गुना कीमत पे मंगाते हैं। पहले तो गेहूं भी होता था, पहले गेहूं एक्सपोर्ट कर देते थे, बाद में गेहूं को डबल प्राइस पे हम इंपोर्ट करते थे। आज से 10-15 साल पहले ऐसा होता था। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। तो एक्सपोर्ट ये नहीं है कि बढ़ाना है घटाना है, दोनों चीज़ें जो हैं हो सकती हैं इसके अंदर। तो देखिएगा बैन ऑन एक्सपोर्ट, तो बैन ऑन एक्सपोर्ट के अंदर क्या करोगे, बैन ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर क्या करोगे आप जो है सारे मेजर्स अप्लाई कर दोगे। गवर्नमेंट ये करेगी कि एक्सपोर्ट करने पर इंक्लूडिंग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मेजर्स ले लेगी। तो मैंने आपके साथ बात की थी टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। तो देखिएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज द ओनियन वीट में बी प्रोवाइडेड टू मेक देम द अवेलेबल फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो मैंने भी आपको बात बताई। और जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो मेजर्स मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट बात की थी वो दोनों तरीके के मेजर्स ले सकती है। बाय रिड्यूसिंग इंटरनेशनल सप्लाई, बाय रिड्यूसिंग इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हैव बीन शोन टू इंक्रीज द इंटरनेशनल प्राइजेस। तो इसलिए भी हो सकता है कि रिड्यूसिंग इंटरनेशनल सप्लाई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हैव बीन शोन टू इंटरनेशनल प्राइजेस। अब देखिएगा अगर बैन ऑन एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो माल क्या होगा, इंडिया में उपलब्ध होगा, तो इंडिया में लोगों को क्या होगा, सस्ता मिल पाएगा, तो दूसरी कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर ही नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली हमारा इंपोर्ट भी जो है उससे रुक जाता है। उसके बाद देखिएगा एक्सपोर्ट टैक्सेस। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपोर्ट रोकना है तो क्या करोगे, एक्सपोर्ट के टैक्स लगा दोगे।
तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स है वो वास्तव में ड्यूटीज़ होती हैं, इनको ड्यूटीज़ को भी जो है कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं। तो जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो एक्सपोर्ट पे भी लगती हैं, इंपोर्ट पे भी लगती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो एक्सपोर्ट का जो टैक्स है वो आप कलेक्ट कर देंगे, एक्सपोर्टर्स में भी आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरियम। तो मैं स्पेसिफिक बता दिया था मैंने आपको, अगर वेट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से लगता है, वैल्यू के हिसाब से लगता है तो एड वैलोरियम। द इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट टैक्स टू रेज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डिक्रीज एक्सपोर्ट्स। अब इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट टैक्स से क्या होगा, प्राइस गुड्स का बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और दूसरी कंट्री में जाके चीज़ वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि एक तो हम लगाएंगे टैक्स, दूसरा वो भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाएंगे। सिंस एन एक्सपोर्ट टैक्स रिड्यूस द एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज डोमेस्टिक सप्लाई, जिसकी वजह से वो माल इंडिया में उपलब्ध हो जाएगा। इट रिड्यूस द डोमेस्टिक प्राइस एंड लीड्स टू हायर डोमेस्टिक कंजम्पशन, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ये तो हो गई दो बातें। अब है तीसरी बात, एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव। देखिएगा, जिन चीज़ों पे हमारा यहाँ पे रोजगार बढ़ता हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता हो, फॉरेन करेंसी आपको मिलती हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पे सब्सिडीज दे देगी। ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है जो पहले आपसे एक्सपोर्ट ड्यूटी ली गई थी वो बाद में वापस कर देंगे, या ऐसा हो सकता है आपके से एक्सपोर्ट ड्यूटी ही ना कलेक्ट की जाए, तो ड्यूटी फ्री असेस भी जो है हो सकता है टू इम्पोर्टेड इंटरमीडिएटरी जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स हैं, इनकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है एक्सपोर्ट हो, और इनको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दे सकती है, फाइनेंशियल हेल्प भी दे सकती है। जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उनसे लोन दिलवा सकती है, वो लोन के लिए गारंटी दे सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स जो है लेती हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। अब ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट्स क्यों आप रोकना चाहते हैं? देखिएगा, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। अब वही सामान अगर इंडिया से जाए तो वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि देखिएगा जी, आप जो सामान भेजेंगे उससे बढ़िया मैं यहाँ पे आके ड्यूटी लगाऊँ आपके ऊपर, इम्पोर्ट ड्यूटी, आप अपने वहीं पर जो है ड्यूटी बढ़ा दीजिए या कोटा फिक्स कर दीजिए कि वो सामान मेरी कंट्री में आए नहीं। फॉर एग्जांपल, यूएसए के अंदर अगर वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तो, और वहाँ पर वीट के जो प्राइस हैं, अगर मैं रुपी टर्म में बात करूँ, वो 50 रुपये किलो है। अगर इंडिया में वीट की बात करें तो 30 रुपये किलो है, और अगर वो टैक्स वैक्स लगा के भी वहाँ पे 40 रुपये में पहुँच जाए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो यूएस का फार्मर होगा उसकी तो बिजनेस ही बेचारे का जो है ठप हो जाएगा, या वो तो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो है मुँह मोड़ लेगा। तो क्या होगा, अब ट्रंप साहब क्या करेंगे, ट्रंप साहब फ़ोन करेंगे नरेंद्र मोदी को, भाई साहब मेरी अच्छी रिलेशनशिप है, अब तुम्हारे जो यहाँ से के एक्सपोर्टर्स हैं इनका कोटा फिक्स कर दो कि इतने से ज़्यादा नहीं भेजेंगे। दूसरी बात क्या करोगे, नहीं तो फिर मैं ड्यूटी लगाऊंगा, मैं यहाँ पे टैक्सेस लगाऊंगा, तो फिर देखिएगा हमारी रिलेशन ख़राब होगी। तो बढ़िया क्या है कि आप ही वहाँ पे कोटा ऐसा फिक्स कर दो कि आपका व्यक्ति यहाँ पे सामान ही ना भेजे, आपका एक्सपोर्टर, या उसको बैन कर दो कि भाई इस कंट्री में नहीं जाएगा। तो वॉलंटरीली आप मना कर दो, जिससे कि मुझे जो है एक्शन ना लेना पड़े, क्योंकि रिलेशन ख़राब होंगे। उससे बढ़िया क्या है कि आप ही जो है मना कर दो। तो VER यानी कि एक्सपोर्ट जो है वॉलंटरी एक्सपोर्ट जो रिस्ट्रेंट्स हैं, रेफर टू टाइप ऑफ इनफॉर्मल कोटा एडमिनिस्ट्रेटिव बाय एन एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलंटरीली रिस्ट्रेनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बाद जो अगली बात है वो क्या है कि द सच रिस्ट्रेन ओरिजिनेट प्राइमरीली फ्रॉम द पॉलिटिकल कंसिडरेशन। जनरली क्या होता है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होता है, एंड इम्पोज बेस्ड ऑन द निगोशिएशन ऑफ द इम्पोर्टर विद द एक्सपोर्टर्स। तो जनरली वहाँ पे इम्पोर्टर जो एक्सपोर्टर्स जो कंट्रीज़ हैं उनके जो है निगोशिएशन बीच में होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम वहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी जो है अफेक्ट नहीं करते हैं, जिस कंट्री में भी हम माल भेज रहे थे। और इसके अलावा जो यहाँ का एक्सपोर्ट है वो उस कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ पे जो है माल को एक्सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर टू एग्री टू ए VER इज़ मोस्टली अपीज द इम्पोर्टिंग कंट्री एंड टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल ट्रेड रिस्ट्रेंट दैट मे बी इम्पोज्ड बाय द इम्पोर्टर्स। तो वो कहते हैं कि हम रिटेलिएट करें, उससे बढ़िया क्या है कि आप खुद ही मत भेजो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा कि USA उसके ऊपर एक्शन ले, उससे बढ़िया क्या है कि हम ही यहाँ से गेहूँ का एक्सपोर्ट उस कंट्री में ना करें या उसका कोटा फिक्स कर दें। तो जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो जो है इम्पैक्ट नहीं होंगे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो इस तरीके से जो है हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रेन कर देती है, और जिससे कि दूसरी कंट्री के साथ हमारी रिलेशन भी ख़राब ना हो और वहाँ पर जो है उनका बिजनेस भी स्मूथली चले, और हम यहाँ पे उनका या तो कोटा फिक्स कर देते हैं कि भाई USA के लिए इतना ही कोटा है, इससे ज़्यादा आप नहीं करोगे, बाकी कंट्रीज़ में आप भेज सकते हो। तो VER में अराइज व्हेन द इम्पोर्ट
कंपीटिंग इंडस्ट्री सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम ए सर्ज ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो देखिएगा उनको भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है कंट्रोल करना पड़ता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उसको कंट्रोल या प्रोटेक्ट करने की वजह से वो हमारे जो एक्सपोर्ट हैं उनको जो है रुकवा देता है। और चाइना और क्या नाम है यूएस से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया से रुकवा देता है कि भाई साहब आप ये मत बेचिए। इसी तरीके से इंडिया भी जो है बहुत सारे जो गुड्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं तो उनको बोलते हैं उन कंट्रीज़ को कि देखिएगा हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको जो है चैलेंजेस मिलेंगे, तो आप यहाँ पे हमारी कंट्री के लिए कोटा फिक्स कर दीजिए या उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में बैन कर दो, नहीं तो मुझे यहाँ पे आके जो है ड्यूटीज़ लगानी पड़ेंगी। तो ध्यान रखिएगा। तो जब कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे माल डंप करेगी और गवर्नमेंट यहाँ पे ड्यूटीज़ बढ़ा देगी तो अल्टीमेटली वो महंगा हो जाएगा। तो हम एक्शन ले, उससे बढ़िया क्या है कि जो भेजने वाला है वही एक्शन ले ले। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं वो जनरली मेजरली काम करते हैं। अब देखिएगा यहाँ तक हमने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्रेड निगोशिएशंस की जो है बात करेंगे। तो यहाँ तक जो अभी आप इसको तैयार कर लीजिएगा और जो इसके नोट्स हैं वो मुझे आप बनाकर भेजिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।